हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं, जिनमें पहला बड़ा अपडेट होने वाला है 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग कमेटी गठित करने के लिए। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है आपके 18 महीने के डी और डी आर्स को लेकर के। साथ ही साथ लाभार्थियों के लिए, पेंशनर्स के लिए शानदार तोहफा दिया गया है, दिया गया ईसीएचएस के पेंशनर्स के लिए। साथ ही साथ दवाओं और रेफरल प्रक्रिया में नए बदलाव किए गए हैं। और इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए और भी कई सारी बड़ी खुशखबरियां हैं, कई सारे बड़े अपडेट हैं जिनमें उन पर बातचीत होगी। साथ ही साथ और इसके अलावा जो एरियस फ्रीज हुआ है उसके रिगार्डिंग भी कई सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। पूरे वीडियो को डिटेल में देखिएगा, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के रिगार्डिंग हम चैनल पर वीडियोस और इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको वहाँ पर कमेंट से या नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसको वहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। साथ ही साथ आपको वहाँ पर कोई भी समस्या तो वो चीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। और इसके अलावा आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप सभी को 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर पर कितने % पर कितने गुने पर मुहर लगेगी, वेतन और भत्तों में क्या संशोधन होगा, उसकी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के किसी भी प्रस्ताव के विचाराधीन न होने के बात कहने के बावजूद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा जी को पूरा भरोसा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनर्स का वेतन और सैलरी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने एक टीवी समाचार को दिए गए साक्षात्कार में कहा है कि मुझे विश्वास है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होंगी। साथ ही साथ अगर कोई देरी होती है तो मुझे यकीन है कि सरकार कर्मचारियों को उसका एरियर का भुगतान करेगी। यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीजेसीएम एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच एक संवाद का आधिकारिक मंच है। उनके विश्वास पर ही एनसीजेसीएम द्वारा केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने 8वें वेतन आयोग के गठन का आग्रह किया था। हालांकि सरकार ने इस पर आश्वासन भी दिया था और मिस्टर मिश्रा ने बताया कि पूर्व कैबिनेट सचिव और उनके उच्चाधिकारी से मुलाकात कर वेतन आयोग के गठन में देरी न करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव ने उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। हालांकि जुलाई में संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय ने क्लियर स्पष्ट किया था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा और कोई प्रस्ताव भी सरकार के पास नहीं है। हालांकि राज्य मंत्री वित्त पंकज चौधरी ने लोकसभा में 22 जुलाई को एक लिखित जवाब में बताया था कि जून 2024 में 8वें वेतन आयोग के केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 2 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में सरकार के पास अभी कोई भी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की नीति के बदलाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। इसी प्रकार 8वें वेतन आयोग की मांग पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। फिटमेंट फैक्टर की बात करें अगर तो मिस्टर मिश्रा ने यह भी बताया कि स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारी फोरम उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये तक हो गई थी। मिश्रा ने यह भी कहा कि जब आयोग के समक्ष विज्ञापन प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से हम पिछली बार से की तुलना में उच्च फिटमेंट फैक्टर या बड़े फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जैसी महंगाई बढ़ता है, मूल वेतन से 50% अधिक हो जाता है, तो वेतन संशोधित होना चाहिए। मार्च में केंद्र सरकार ने डीए को 4% बढ़ाकर 50% कर दिया था, जिससे कर्मचारियों के संशोधन वेतन के या सैलरी के संशोधन होना चाहिए। भले ही सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना से इनकार किया हो, लेकिन विश्वास है कि कर्मचारियों का वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन 1 जनवरी 2026 से बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना चाहिए, जैसी पुरानी पेंशन योजना के मामले में देखा गया था। अब यह देखना होगा क्या सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि आ रही है ईसीएचएस के पेंशनर्स के लिए, जिसमें पेंशनर्स के लिए कई सारी चीज़ों पर इसमें बात की गई है। केंद्र सरकार ने ईसीएचएस यानी कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लाभार्थियों को विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मौजूदा ईसीएचएस दिशा निर्देशों या गाइडलाइंस के तहत लाभार्थियों को
बेनिफिशियरीज को दवाएं प्राप्त करने के लिए कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक नई व्यवस्था लागू की है, जिससे लाभार्थियों को या बेनिफिशियरीज को दवाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। क्या है मौजूदा दिशा निर्देश, वो देख लेते हैं। वर्तमान में इसी दिशा निर्देशों के अनुसार बेनिफिशियरीज को मान्यता प्राप्त अस्पतालों से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ECHS के पॉलीक्लिनिक से दवाएं प्राप्त करनी होती है, लेकिन इसमें कई बार बहुत सारी समस्या होती है, जैसे बार बार उनको आना पड़ता है। विशेष रूप से जो 80 ईयर्स के ऊपर के जो सीनियर सुपर सिटीजन हैं, उनके लिए बार बार पॉलीक्लिनिक जाना कठिन होता है। जैसे में छुट्टियां या बंद दिनों में दवाएं नहीं मिल पाती, जिससे मरीजों को परेशानी आती है, और कई बार पॉलीक्लिनिक में दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके अलावा जो केमिस्ट से होते हैं वहाँ से दवाइयाँ भी नहीं मिलती है, जिसके कारण उनको कई समस्याओं को वहाँ पर जो है आती है। अब नई व्यवस्था को ही देख लेते हैं हम। नई व्यवस्था के तहत बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पर चेंजेस आए, जिनमें सबसे बड़ा चेंजेस आया है कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें निम्नलिखित परिस्थितियों में 3 दिन की दवाओं की स्वयं खरीद की अनुमति दी गई है। पहली चीज़, ये आपातकालीन या रेफरल के बाद की स्थिति होगी, जिसमें, और दूसरी बात ALC की देरी की स्थिति होगी, पुरानी बीमारियों के लिए दवाएं होंगी, उसके लिए अलग से चीज़ें होंगी, और साथ ही साथ जो खुद से खरीदी गई जो मेडिसिन होगी उनकी जो है ऑफिसर इंचार्ज होगा ECHS पॉलीक्लिनिक का, उनकी जिम्मेदारी होगी, और उस पर जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उस पर वेरिफिकेशन करके वहाँ पर मुहर लगा के उसके सारी चीज़ें कर दी जाएंगी। इसमें नई व्यवस्था में बहुत सारी अधिक सुविधा दी गई है, समय पर दवाओं की उपलब्धता प्रोवाइड कराई गई है, प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। इसके बाद ही इन सब चीज़ों का उद्देश्य जो ECHS के बेनिफिशियरीज हैं, विशेष रूप से जो सुपर सीनियर सिटीजन है, उनको अधिक सुविधा प्रदान करना है और दवा प्राप्ति प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा सरल बनाना है। अब बात करते हैं दूसरी एक और बड़ा, जो 8वां वेतन आयोग के अलावा जो बड़ी खबर थी, वो थी एरियर्स को लेकर के। इस मुद्दे को लेकर के आपको पता है कि 25 तारीख को एक कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग कमेटी का भी ऐलान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 53% DA की घोषणा तो हुई हो, इसके अलावा 18 महीने के DA एरियर के रिगार्डिंग भी इसमें कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल गई है, जैसे कि इसमें मीडिया में खबरें अभी आ रही हैं। हम बात करें अगर इन सब जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उनके रिगार्डिंग, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई सारी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कई सारी चीज़ों में हो सकती है। जिसमें पिछले बजट सत्र में जिसमें इस मीटिंग में कई सारे मुद्दे होंगे, जिनमें से 3 बड़े मुद्दे मैं आपको बता सकता हूँ। 25 तारीख को जो आयोजित मीटिंग है उसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। नंबर 1, बकाया DA एरियर का भुगतान। दूसरा, किस्तों में भुगतान का विकल्प हो सकता है या भविष्य की रणनीति इसमें तय की जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं पहले कि अगर बकाया DA एरियर है उसका भुगतान करने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का बकाया जो है DA एरियर का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सकता है। दूसरा जो ऑप्शन होगा कि जो इंस्टॉलमेंट में आपका भुगतान किया जाए, सरकार अगर एक बार में भुगतान करने की जगह इसे कई सारी किस्तों में भुगतान कर सकती है, ताकि वित्तीय प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सके। तीसरा जो है भविष्य की रणनीति, इसमें इस प्रकार की भविष्य स्थिति में भविष्य प्रेमिसा बने इसके लिए कोई ठोस योजना बनाई जा सकती है। हालांकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, अगर 18 महीने के DA और DR मिलने से उनकी वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल स्टेटस में भी सुधार हो सकता है। सरकार के यह कदम न केवल कर्मचारियों को इकोनॉमिकल जो है हेल्प प्रदान करेगा, बल्कि महंगाई के बढ़ते जो है प्रभाव को भी कम करने में सहायक होगा। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार क्या इसको भुगतान कब और कैसे करेगी वहाँ पर। इसके अलावा जो है 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, आप सभी को पता है कि उसकी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वहाँ पर अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है 53% हो जाएगा। साथ ही साथ 3 मंथ का, जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ का वहाँ पर जो है 3 मंथ का एरियर भी देखने को मिल सकेगा, जिसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर आसान हो जाएंगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई में आपको कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर बदलाव किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ